नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान विषय के पाठ क्रमांक 1 से 10 व चैप्टर नंबर 17 को एक क्रमिक रूप से अध्ययन किया था। पीछे जो 6 चैप्टर बचे हैं उनका सार आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 17 में हमने यहां तक अध्ययन किया था कि कोई भी आवेश जब दोलन गति करेगा, अप एंड डाउन, तो वो स्वयं से विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण करेगा। यह विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत उपयोगी है, संचार के क्षेत्र में। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र भी, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन या कंपन विद्यमान होंगे। तो कोई भी आवेश दोलन गति करेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण होगा। यह हम अध्ययन कर चुके थे। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य के आधार पर 7 भागों में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब ये जो स्पेक्ट्रम है, इसको हम इस प्रकार से लिख रहे हैं। सबसे पहले गामा रे, उसके पश्चात एक्सरे, उसके पश्चात अल्ट्रावायलेट, उसके पश्चात अल्ट्रावायलेट, इसके पश्चात विजिबल, इसके पश्चात इंफ्रारेड, इसके पश्चात माइक्रोवेव और इसके पश्चात रेडियो वेव। अर्थात जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो 7 भागों में वर्गीकृत है आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के आधार पर। सबसे अधिक आवृत्ति गामा रे की ऊर्जा अधिकतम, लैम्डा न्यूनतम, और से सबसे कम आवृत्ति रेडियो वेव्स की ऊर्जा सबसे कम और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम। इन 7 भागों में जो हमारा विजिबल है, इसे हम कहते हैं दृश्य प्रकाश। आज का हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा। जो विजिबल है, दृश्य प्रकाश, जो मुख्यतः श्वेत प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है। यह श्वेत प्रकाश भी अलग अलग 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यह आप सभी भली भांति जानते हैं, जिसे हम कहते हैं विबग्योर, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसका मतलब जो हमारा श्वेत प्रकाश है, दृश्य प्रकाश, वह खुद 7 रंगों का समूह होता है। जैसे हम इंद्रधनुष के अंदर देखते हैं, तो इस प्रकार से हमें कोई भी श्वेत प्रकाश इन 7 रंगों के समूह के रूप में दिखाई देता है। इन सभी रंगों की लैम्डाज अलग अलग होती हैं, जिनकी लैम्डा, वॉयलेट की लैम्डा होती है, इसकी रेंज कहां से कहां चलती है, लगभग 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम के लगभग चलती है। अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग दिया गया है, वैसे नॉर्मली ऐसा भी मान सकते हैं। जो आपका विबग्योर है, उसकी लैम्डा की रेंज 3800 से 7800 की रेंज में चलती है। तो हमारा जो दृश्य प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, आज हम यहां से हमारा टॉपिक शुरू करेंगे कि जो प्रकाश है वो क्या है और दैनिक जीवन में विभिन्न घटनाओं को घटित करवाने के लिए प्रकाश किस प्रकार से उपयोगी है। आप इस चार्ट को नोट कर सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान के पाठ क्रमांक 11 व 12 को
प्रकाशिकी के अंतर्गत अध्ययन करना है। सबसे पहले देखते हैं प्रकाश है क्या। प्रकाश स्वयं अदृश्य है, परंतु वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। अर्थात हमारे चैप्टर नंबर 11 व 12 में जो हमारी यूनिट है प्रकाशिकी, उसके अंदर मुख्यतः हमें प्रकाश के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। प्रकाश वास्तव में क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग, अर्थात इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों शामिल है। तो ये जो प्रकाश है वह स्वयं अदृश्य है, परंतु वस्तुओं को दृश्यमान है। अब इस प्रकाश को हमें मुख्यतः दो भागों में अध्ययन करना है। एक होगी किरण प्रकाशिकी और एक होगी तरंग प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो बेसिकली प्रकाशिकी की यूनिट में चैप्टर नंबर 11 व 12 में हमें किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी का अध्ययन करना है। आप इस चार्ट को नोट कर सकते हैं। जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है, अगर उसकी बात करें तो वह कुछ श्वेत प्रकाश है और 7 रंगों का समूह होता है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। 7 भिन्न भिन्न रंग होते हैं। यह जो प्रकाश होता है वह निर्वात में भी गमन कर सकता है और माध्यम में भी गमन कर सकता है। जो हमारा प्रकाश है वह निर्वात और माध्यम दोनों में गमन कर सकता है, परंतु निर्वात में और माध्यम में इसका वेग भिन्न भिन्न होगा। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, सभी जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और माध्यम में जो वेग होता है वह उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है कि कौन सा माध्यम कितना सघन है और विरल है। आप इसे नोट कर सकते हैं। जो हमारी किरण प्रकाशिकी है और तरंग प्रकाशिकी, तो प्रकाशिकी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। तो सबसे पहले किरण प्रकाशिकी में देखते हैं। वैज्ञानिक न्यूटन ने सबसे पहले ये बताया कि कोई भी जो प्रकाश स्रोत होता है, वो स्वयं से, जैसे मान लेते हैं मैंने एक छोटा सा लैंप लिया है, ये एक प्रकाश स्रोत है और ये प्रकाश छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में यहां से निकलेगा। अब ये कणिका जैसे मान लेते हैं यहां से उत्सर्जित हुई और वो यहां से यहां तक आई, तो इसके पथ के विभिन्न बिंदुओं पर यदि हम डॉट लगाएं तो हमें एक रेखा नजर आएगी। तो इस चैप्टर में मुख्यतः क्या होता है कि न्यूटन ने यह बताया कि कोई भी प्रकाश स्रोत जब प्रकाश उत्सर्जित करेगा तो वह कणिका के रूप में उत्सर्जित करेगा, कणिका या कण के रूप में। और इन्हें जब हम, जैसे एक कण यहां से यहां तक विस्थापित हुआ और इन डॉट्स को जब हम एक मिलाएंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अर्थात किरण प्रकाशिकी में हमारा जो प्रकाश है वो एक सरल रेखा में गमन करेगा। और इस चैप्टर में हम सामान्य ज्यामितीय मैथमेटिक्स के आधार पर
हमारे दैनिक जीवन में होने वाली विभिन्न प्रकाशीय घटनाओं का अध्ययन करेंगे। ये मुख्यतः किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत है। जबकि तरंग प्रकाशिकी में क्या है, हाइगेन नाम के जो साइंटिस्ट हैं वो ये बताते हैं कि कोई भी जो प्रकाश, जैसे मान लेते हैं ये प्रकाश स्रोत है, ये अपने में स्वयं से प्रकाश निकाल रहा है, तो न्यूटन ये बताते हैं कि कण के रूप में उत्सर्जित होता है, सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में। जबकि हाइगेन ये बताते हैं कि इससे जो प्रकाश उत्सर्जित होगा वो तरंगागर के रूप में उत्सर्जित होगा। अब यहां पर एक नई भौतिक राशि है, भौतिक राशि नहीं, एक प्रकार का तरंगाग्र। हाँ, तो तरंग प्रकाशिकी में हाइगेन ये बताते हैं कि कोई भी प्रकाश जब प्रकाश उत्सर्जित करेगा तो कण के रूप में ना करके तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित करेगा। अब ये तरंगाग्र क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इसको सामान्यतः हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहां पर तालाब में एक पानी है, तालाब में पानी है और मैंने यहां से पत्थर को फेंका, तो आप ये देखते हैं कि आपको पानी में लहरें सी उठती हुई नजर आती हैं, ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लाइक दिस। तो जब पानी के अंदर पत्थर को फेंका जाता है तो हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर नजर आती है। अब मेरा ध्यान केवल इस लाइन के ऊपर केंद्रित करता हूं, तो आप ये देखेंगे कि इस पर बैठे हुए जो माध्यम के कण हैं, जो कि क्या हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो माध्यम के कण हैं वो या तो सारे के सारे ऊपर होंगे या सारे के सारे नीचे होंगे। तो तरंगाग्र बेसिकली क्या है कि माध्यम में उपस्थित एक ऐसा काल्पनिक तल जिस पर बैठे सभी कण एक समान कला में कंपन करेंगे। समान कला में कंपन करने का मतलब है या तो सारे के सारे नीचे होंगे या सारे के सारे ऊपर होंगे, तो यह होता है तरंगाग्र। तो हाइगेन क्या बताते हैं कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होगा तो तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित होगा, और तरंगाग्र की स्ट्रक्चर ये है। ये बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसे हम चैप्टर में आगे अध्ययन करेंगे। अभी आप ये ध्यान रखें कि प्रकाश तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित होगा। ये तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी में मुख्यतः अंतर है। आप इस चार्ट को नोट कर सकते हैं। जो हमारी किरण प्रकाशिकी है और जो हमारी तरंग प्रकाशिकी है, हमें क्या करना है, दैनिक जीवन में घटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण, इन घटनाओं का अध्ययन करना है। अर्थात इसमें हमारा जो प्रकाश है वह एक सरल रेखा या किरण के रूप में गमन करेगा, तो हमें इन घटनाओं का अध्ययन करना है। कक्षा 10 में आप परावर्तन, अपवर्तन इन और विक्षेपण के बारे में कुछ अध्ययन कर चुके हैं, और थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको विक्षेपण का बता देता हूं। विक्षेपण क्या है? विक्षेपण में सामान्यतः क्या होता है कि जो आपका प्रकाश आता है, श्वेत प्रकाश, उसके आगे यदि आप प्रिज्म रख देंगे तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जैसा कि मैंने अभी चित्र में भी बताया था आपको इस प्रकार से कि यदि आपका श्वेत प्रकाश आएगा तो प्रिज्म रखने पर यह 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे। तो हमें क्या करना है, इस चैप्टर में इन भौतिक घटनाओं का किरण प्रकाशिकी में अध्ययन करना है। इसके पश्चात तरंग प्रकाशिकी में हम क्या करेंगे, तरंगाग्र के माध्यम से व्यतिकरण, विवर्तन
और ध्रुवण, इन घटनाओं का अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या चीज है, व्यतिकरण और विवर्तन क्या है। देखिए क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें जब एक दिशा में गमन करती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो उससे एक नई तरंग का निर्माण होगा। अब ये जो नई तरंग का निर्माण होगा, परिणामी तरंग का निर्माण होगा, उसका जो चित्र है, डायग्राम है, उसे हम कहेंगे व्यतिकरण प्रारूप। वो हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। चमकीली काली, चमकीली काली, चमकीली काली फ्रिंजों के रूप में। तो व्यतिकरण की घटना में बेसिकली क्या होता है कि दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक माध्यम में संचरित होती हुई अध्यारोपित होकर एक परिणामी तरंग का निर्माण करती हैं। उसके फलस्वरूप ऊर्जा का मान कई स्थानों पर अधिकतम और कई स्थानों पर न्यूनतम हो जाता है। इससे हमें एक व्यतिकरण प्रारूप इस प्रकार का मिलता है। इसका अध्ययन हमें इस चैप्टर में करना है। विवर्तन क्या है? विवर्तन में क्या होता है कि कोई प्रकाश तरंग, जिसे मान लेते हैं यहां से प्रकाश तरंग आ रही है और इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा द्वारक रख देते हैं, एक ऑब्स्टेकल, एक व्यवधान रख देते हैं। बेसिकली ये गत्ता है और गत्ते में मैंने क्या निकाल दिया, एक छेद निकाल दिया। तो कोई प्रकाश जब इस छेद में से निकलेगा तो इसकी विवर्तन की घटना की कंडीशन ये होनी चाहिए कि आने वाले प्रकाश की जो लैम्डा है वो उसके आकार के बराबर होनी चाहिए, विवर्तक अवयव के आकार के बराबर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो आपका जो प्रकाश है वो किनारों से होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में मुड़ जाता है। यह घटना कहलाती है विवर्तन। इसका अध्ययन हम तरंगाग्र के माध्यम से इस चैप्टर में करेंगे। थर्ड जो फिनोमिना है वो है ध्रुवण। इसको कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है? वास्तव में क्या होता है कि कोई भी जो अपना प्रकाश है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन है, ये तो हमें पता ही है। तो इसका कंपन सभी दिशाओं में समान रूप से होता है, इस प्रकार से। तो ये जो प्रकाश है यह होता है अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है जिसमें कंपन सभी दिशाओं में समान रूप से हो। यदि यहां पर मैं एक डिवाइस जिसे मैं कहता हूं पोलराइड, अपने लेबोरेटरी में इसके बारे में अध्ययन भी किया हुआ, आपको पता है। यदि मैं इसके सामने पोलराइड रख देता हूं, ये आपका पोलराइड है, तो यह पोलराइड क्या करेगा, इन सभी कंपनों में से केवल उसी कंपन को इसमें से निकालने देगा जिसकी अक्ष इसके समांतर है। तो अभी आपका पोलराइड ऐसे रखा हुआ है, तो ये कंपन सारे के सारे इसमें से निकल जाएंगे और आपको केवल ये प्रकाश दिखाई देगा। यह प्रकाश है ध्रुवित प्रकाश। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में ध्रुवण में जो अध्रुवित प्रकाश है उसे पोलराइड की सहायता से ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करेंगे और उससे भिन्न भिन्न घटनाओं का अध्ययन करेंगे। आप इस चार्ट को नोट कर सकते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 13 में क्या अध्ययन करेंगे। बेसिकली कुछ प्रकाशीय घटनाएं ऐसी होती है जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिन्हें आप 11वीं कक्षा में पढ़ भी चुके हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव एंड कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव, ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव है, इन्हें न तो किरण प्रकाशिकी से समझाया जा सकता है और न ही तरंग प्रकाशिकी से समझाया जा सकता है। इन दोनों से ही इसे नहीं समझाया जा सकता। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि इन घटनाओं को समझाने के लिए कौन सी प्रकृति उपयुक्त रहे। तो एक प्रकाश की नई प्रकृति उपयोग में ली गई जिसे हम कहते हैं प्रकाश की कणीय प्रकृति। कणीय प्रकृति। कणीय प्रकृति में क्या होता है, बहुत सारी प्रकाश तरंगे अध्यारोपित होकर
इस प्रकार की यूनिट का निर्माण करती हैं, लाइक दिस। ये जो ऊर्जा का बंडल है, अर्थात चैप्टर नंबर 13 में इन प्रकाशीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हम प्रकाश की कणीय प्रकृति का उपयोग करेंगे, जिसे हम कहेंगे फोटोन। तो इस चैप्टर में प्रकाश ना तो रेखा के रूप में चलेगा, ना ही तरंगाग्र के रूप में, फोटोन के रूप में प्रकाश का उत्सर्जन होगा। तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, फोटोन के गुणधर्म, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण इत्यादि का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात इसी चैप्टर में डे ब्रोगली हाइपोथेसिस को भी हम पढ़ेंगे। डे ब्रोगली अवधारणा। डे ब्रोगली अवधारणा क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण हैं, अब हमें पता है वो कण तो है ही, कण तो है ही क्योंकि उनका मास है, द्रव्यमान है, कण तो वो है ही। और यदि ये v वेग से गमन करते हैं तो वह एक तरंग का भी निर्माण करेंगे। तो डे ब्रोगली हाइपोथेसिस में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे जो सूक्ष्म कण हैं वो कणीय प्रकृति तो रखते ही हैं, अगर वो v वेग से गमन करेंगे तो वो तरंग प्रकृति भी रखेंगे। कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति। इस प्रकार हमें प्रकाश की द्वैत प्रकृति का अध्ययन करना है। द्वैत प्रकृति की, प्रकाश की प्रकृति द्वैत होगी, कणीय और तरंग प्रकृति। फिर हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की में से इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की पुष्टि के लिए हम क्या करेंगे, डेविसन जर्मर प्रयोग से, डेविसन जर्मर प्रयोग से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की पुष्टि करेंगे। ये हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात चैप्टर नंबर 14 और 15 में हमें क्या अध्ययन करना है। चैप्टर नंबर 14 है परमाणुीय भौतिकी और चैप्टर नंबर 15 है नाभिकीय भौतिकी। बेसिकली ये चैप्टर आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। परमाणुीय भौतिकी में हम क्या करेंगे कि जो कोई भी आपका पदार्थ है उसकी बेसिक जो यूनिट होती है, मटेरियल की बेसिक यूनिट होती है, वो हमें पता होती है, परमाणु होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूल कण होते हैं। परमाणु की स्ट्रक्चर, उसकी कक्षा की त्रिज्या निकालना, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी ऊर्जा निकालना, ये सब सूत्रों का जो व्युत्पन्न है वो परमाणु भौतिकी के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले जो क्रम से मॉडल दिए गए थे उनका अध्ययन हमें इस चैप्टर में करना है। थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसके पश्चात रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर के परमाणु मॉडल की जो बेसिक बात है वह एक इलेक्ट्रॉन निकाय के लिए ही लागू होती है। एक इलेक्ट्रॉन निकाय, ये मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन निकाय के लिए ही लागू होता है। तो थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, नील्स बोर का मॉडल, और इससे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेंगे। जो हमारा परमाणु है इसके भीतर नाभिक, जिसे हम कहते हैं नाभिक, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो नाभिकीय भौतिकी में हमारा ध्यान केंद्रित होगा परमाणु की नाभिक पर, नाभिक की संरचना पर, नाभिक की संरचना पर, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बल, इन सब टॉपिक्स का अध्ययन हम नाभिक में चैप्टर में करेंगे कि नाभिक में की संरचना कैसे होती है, कैसे विभिन्न तत्वों के क्या नाभिकीय सूत्र होता है, किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखने के लिए जो एनर्जी होती है उसे कहेंगे बंधन ऊर्जा, उसका द्रव्यमान संख्या के साथ में ग्राफ, उस ग्राफ के गुणधर्म, और नाभिकीय कणों को नाभिक में बांध के रखने के लिए जो नाभिकीय बल है उनके गुणों का अध्ययन हमें इस चैप्टर में करना है। साथ ही
इसी चैप्टर में हमें क्या करना है, रेडियो एक्टिविटी टॉपिक को पढ़ना है। रेडियो एक्टिविटी, आपको पता है रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो इसकी गुणधर्म क्या होता है, ये लगातार अपने में से रेडिएशंस को निकालता रहता है, अर्थात कुछ समय पश्चात ये प्रकृति से विलुप्त हो भी सकता है और नहीं भी, ये इसके अर्धायुकाल पर निर्भर करता है। तो रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन या नाभिकीय अभिक्रियाओं का जो अध्ययन हमें करना है वह हमें करना है दो प्रकार से। एक होती है नाभिकीय विखंडन और एक होती है नाभिकीय संलयन। आपको पता है विखंडन में क्या होता है कि एक नाभिक होता है वो दो छोटे नाभिकों में विभक्त होता है और अपार मात्रा में इससे ऊर्जा मुक्त होती है। तो विखंडन के एग्जाम्पल में हम बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर परमाणु भट्टी का अध्ययन करेंगे। परमाणु भट्टी, जबकि संलयन अभिक्रिया में क्या होता है, दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और उसके अंदर विखंडन की तुलना में अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है सूर्य के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम का निर्माण करते हैं और इस मात्रा में जो अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है वह संलयन अभिक्रिया के दौरान हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है। तो इस प्रकार हमें इन दो चैप्टर में क्रमिक अध्ययन करना है। तो सबसे अंतिम जो हमारा पाठ होगा चैप्टर नंबर 16, जिसे नाम दिया गया है अर्धचालक युक्तियां, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, अर्धचालक युक्तियां। यह इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा हमारा। तो सबसे पहले देखते हैं अर्धचालक है क्या। अर्धचालकों में चालकों के गुण भी हैं और कुचालकों के गुण भी हैं। जब टेम्परेचर कम होता है तो यह अर्धचालक पदार्थ चालकों की भांति व्यवहार करेंगे और जब आपका टेम्परेचर ताप अधिक करेंगे तो यह थोड़ा सा लिखने में तो अर्धचालक होते हैं वो चालक भी हैं और कुचालक भी हैं। जब टेम्परेचर ताप कम होता है तब अर्धचालक कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं और जब आपका टेम्परेचर अधिक किया जाता है तो अर्धचालक पदार्थ चालकों में कन्वर्ट हो जाते हैं, अर्थात ये दोनों गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। तो बेसिकली अर्धचालकों के एग्जांपल में हम देखते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, फास्फाइड। ऐसे तो बहुत होते हैं, मुख्यतः यही। तो ये चैप्टर उपयोग कहाँ आ रहा है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था कि जो कंप्यूटर जैसे उपकरण थे उनका आकार बहुत बड़ा होता था, उनका मेंटेनेंस करना, उनका रखरखाव करना, अगर कोई उपकरण का पार्ट खराब हो गया तो उसे हमें चेंज करना पड़ता था। उन्हें पदार्थों पर आधारित कुछ युक्तियों का निर्माण पर कराया जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, फास्फाइड से निर्मित थी। इनके नाम आप सामान्यतः जानते भी हैं, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी चिप इत्यादि। होता क्या है कि डायोड और ट्रांजिस्टर, आईसी चिप, इन्हें ऑपरेट करने के लिए एक तो कम स्थान की आवश्यकता चाहिए और शक्ति वोल्टा प्रदाय भी हमें कम लगाना पड़ता है और आउटपुट हमें अच्छा मिलता है। तो अर्धचालक के चैप्टर में हम क्या करेंगे, डायोड को कैसे निर्मित किया जाता है, दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, ट्रांजिस्टर की वर्किंग क्या है, वोल्टेज का करंट के साथ में रेस्पॉन्स, इसकी क्रिया विधि, निर्माण विधि, किस प्रकार से काम करता है और कहाँ कहाँ ये काम आता है, और आईसी चिप का निर्माण करेंगे। डायोड का मुख्यतः उपयोग होता है स्विच के ऑन ऑफ की भांति और ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर मतलब आपका जो सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड को ये बढ़ा देगा। आप इस चार्ट को नोट कर सकते हैं।
हमारे घरों में जो चार्जर होता है, हमारे घरों में जो चार्जर होता है, इसका मैंने एक छोटा सा ये एग्जांपल लिया है। इसमें एक संधारित्र लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पर इंफ्रारेड डिटेक्टर लगा हुआ है, आईआर सेंसर लगा हुआ है। तो ये बेसिकली एक सर्किट है, इसमें ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है, डायोड भी लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। तो इन सभी को जोड़कर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ तैयार किया जाता है। तो ये जो चार्जर है, हमारा जो घरों में चार्जर होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो डायोड होता है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। मुख्यतः यही होता है। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, डायोड, ट्रांजिस्टर, एलईडी बल्ब, फोटो डायोड, इन सभी की क्रियाविधि और किस प्रकार से इनको निर्मित किया जाता है, क्या इनकी वर्किंग है, क्या उपयोग है, इन सभी का अध्ययन हम करेंगे। तो आज की कक्षाओं में आपने ये देखा कि हमारा एक भाग पाठ क्रमांक 1 से 10 व 17 से संबंधित था, और एक भाग जो आज हमने बताया, आप इन चार्ट्स को अपने नोट्स में बनाएंगे और उनका क्रमवार अध्ययन, चैप्टर वाइज अध्ययन हम पाठ क्रमांक 1 से अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।